रमज़ान में एक बार फिर से खुशामदीद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल चाहते हुए या ना चाहते हुए हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को अपनी तबीयत का हिस्सा ज़रूर बना लेते हैं। वो है जी हसद, जिस पर हम बात कर रहे थे। इसकी हिस्ट्री क्या है, शुरू कब से हुआ, ये चीज़ें तो अभी हमने डिस्कस की। प्रोफेसर साहिबान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर फ़हद, हमने ये बात की कि इंसान के रवैये का हिस्सा कब से बना हसद, लेकिन अब ज़रा कुरान क्या कहता है हासिदीन से मुतालिक, इस पर भी रोशनी डालें। जी देखें, हमें तो जब मौज़ातैन की हम बात करते हैं तो हमें तो बाकायदा सिखाया गया कि जो तुमसे हसद करता है उनसे अल्लाह की पनाह मांगनी है। यानी हसद एक ऐसी नेगेटिव चीज़ है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी हदीस भी मौजूद है जिसमें बुरी नज़र की बात है कि बुरी नज़र क्या है। असल में कोई आदमी आपको नेगेटिव वाइब्स भेज रहा है ना, नेगेटिव वाइब्स, तो आका ने कहा कि ये इंसान को जो है मौत तक, कब्र तक भेज सकता है। लोगों की जो नेगेटिव वाइब्स हैं, यानी आप अपने दिल में नेगेटिव सोच रहे हैं और किसी के बारे में सोच रहे हैं और वो बुरी नज़र और हसद वाली नज़र, तो वो लोगों को इनफैक्ट बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर सकती है। और सरकार दो आलम की वईदें हैं कि ये आपने इस रास्ते के ऊपर नहीं चलना। तो कुरान तो इसके ऊपर बहुत ही क्लैरिटी के साथ, हसद एक नेगेटिव जज्बा है भाई, किसी को अल्लाह ताला ने ब्लेस किया है, मैं क्यों चाहता हूं कि उससे छिन जाए? क्या उससे छिनने की वजह से मुझे मिल जाएगा? यानी जैसे प्रोफेसर साहब भी फरमा रहे थे कि मैं अल्लाह की तकसीम को बुनियादी तौर पे चैलेंज कर रहा हूँ ना। अल्लाह ने डिसाइड किया है, अल्लाह इज़ द बेस्ट डिसीजन मेकर, लेकिन मैं अल्लाह ताला के डिसीजंस के ऊपर राज़ी नहीं। अच्छा, मैं इसको एक बड़ा मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट भी देना चाहूँगा। मुझे थोड़ा सा शौक़ है क्रिकेट को फॉलो करने का। पाकिस्तान की क्रिकेट को भी हम देखते हैं, दुनिया की क्रिकेट को भी देखते हैं। हमने अक्सर देखा, मैं किसी का नाम नहीं लेता, क्रिकेट की बायोग्राफीज भरी हुई हैं। अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे, बड़े टैलेंटेड प्लेयर्स थे, हमने उनको टीम में नहीं आने दिया। क्यों? क्या उनकी वजह से मुझे कोई फ़ायदा हो रहा है? नहीं, मुझे हसद है क्योंकि मैं उतना केपेबल नहीं हूँ। तो ये जो ज़्यादा केपेबल है ये टीम में कैसे आ जाएगा? अगर ज़्यादा केपेबल प्लेयर्स टीम में आना शुरू हो जाएं, फ़ायदा किसका है? क्रिकेट टीम का है, कलेक्टिव आपको फ़ायदा है। लेकिन एक बंदे की ईगो एट टाइम्स इतनी बड़ी होती है या उसके अंदर हसद का मादा इतना होता है कि हम टीम में नहीं आने देते। हमने हॉकी के अंदर ये देखा, पाकिस्तान की मैं मिसाल दे सकता हूँ। बड़े बड़े शानदार प्लेयर्स थे जिनके करियर्स प्री मैच्योरली हमने ख़त्म कर दिए। पीछे क्या चीज़ थी? हसद। एट टाइम्स ऐसा होता है कि मैं किसी को टारगेट या किसी का नाम लेके नहीं, सिर्फ समझाने के लिए कि मैं वो सेलेक्टर के रोल में, मेरा मुकाबला भी नहीं है ज़ाती तौर पे, लेकिन मेरा कहीं बैक के अंदर पास्ट का कोई ग्रीवेंस चल रहा है कि मेरे साथ बुरा हुआ था, अब ये टैलेंटेड लड़का है तो इसको मैंने आगे नहीं आने देना। हमने अभी ऑफ कैमरा हमारी बात हो रही थी, मैं डिबेट्स वगैरह भी बड़ी करता रहा हूँ। जब हम डिबेट्स करते थे तो इदारों की अपनी एक राइवलरीज डेवलप हो जाती एग्जैक्टली वो ओवर द ईयर्स चलती रहती हैं। तो मेरा अगर किसी इदारे से ताल्लुक है और मैं उस इदारे से पढ़ा हुआ हूँ और मैं कल को जज कर रहा हूँ और दूसरे इदारे का बच्चा ज़्यादा अच्छा बोल रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो मेरे इदारे से उसका ताल्लुक नहीं है, मैं इस इदारे से नहीं पढ़ा, तो मैं उसको नंबर नहीं देता हालांकि वो अच्छा मुकर्रर है। क्यों? जेलसी। या मैं वो पास्ट का बैगेज भी कैरी कर रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मैं भी अब ऐसे ही करूँगा। तो हम वर्क प्लेस के अंदर, आप मीडिया के अंदर देखें, कुछ काम मैंने भी किया, आप लोग तो कर ही रहे हैं, ज़्यादा बेहतर देखेंगे किस तरह टांगे खींची जाती हैं। बेहतर एंकर को ऑफेयर कर दिया जाता है, टाइम जो ज़्यादा टैलेंटेड होता है उसको पीछे कर दिया जाता है। तो छोटे लोग जब डिसीजंस करना शुरू करते हैं और कहीं ना कहीं टैलेंट को सप्रेस करते हैं, और उनके पीछे भी जो एक मादा होता है ना, वो हसद का होता है, जिसको प्रोफेसर साहब ने बड़ी खूबी के साथ बयान किया कि ये मेरिट मेरे पास तो नहीं है, ये एक्सपर्टीज, ये सलाहियत मेरे पास तो नहीं है, इसके पास है, मगर इसके पास क्यों है? नहीं होनी चाहिए। प्रोफेसर फहद, थैंक यू। डिस्कशन का आगाज एक बार फिर करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें ब्रेक पर जाना है। एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, उसके बाद हाजिर होंगे। खैर रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। अपनी डिस्कशन का फिर से आगाज़ करते हैं, फिर से कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन को। हसद के बारे में प्रोफेसर साहिबान गुफ्तगू हो रही थी। प्रोफेसर नासिर, आप बताइएगा कि लोग कहते हैं कि उसके पास ये है, फ़लाँ के पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है? तो क्या ये अल्लाह की तकसीम, उससे इख्तलाफ नहीं हुआ? हाँ ना, कुरान पाक ने कहा है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिह, क्या तुम इस चीज़ से हसद करते हो जो उन्हें अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से अता कर दिया?
इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल पर राज़ी होना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। दो चीज़ों में आका अलैहिस्सलाम की हदीस है कि दो चीज़ों में हसद जायज़ है, उसके लिए उर्दू में लफ्ज़ रश कहा गया, दो चीज़ों में। और अगर तमाम रिवायात को इकट्ठा करें वो चीज़ें बेसिकली तीन बन जाती हैं, यानी मुख्तलिफ हदीसों में दो चीज़ें हैं लेकिन उन सारी अहादीस को जमा करें तीन हो जाती है। मैं आपके सामने रखता हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला हसद इल्ला फिस्नतैन, हसद सोए दो चीज़ों में बस। रजुलन आता अल्लाहु मालन फसल्लतहु अला हलाकतिही, एक वो शख्स जिसको अल्लाह ने माल अता किया और फिर वो उसको हक के रास्ते में खर्च करने की तौफीक और हिम्मत अता कर दी। फहुव युनफिकुहु अलानियतन सिर्रन व जहरन, वो उसको हर हाल में खर्च करता है लोगों के सामने। आना अल्लैल व आना अन्नहार, दिन रात अल्लाह की राह में खर्च करता है। अब इसको देख कर हसद करना यानी रश्क करना जायज़ है कि कोई कहे कि काश या लैतनी ऊती तो मिस्ल मा ऊती हाजा, काश जिस तरह इसको दिया गया मुझे भी ऐसे ही मिले। फ़आमलु मिस्ल मा यामल, और मैं भी ऐसे ही करूं जैसे ये करता है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जायज़ है। और दूसरी चीज़ हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया रजुलन आताहुल्लाहुल हिकमा, दूसरा वो जिसको अल्लाह ने हिकमत अता की। फ़यक़दी बिही व युअल्लिमुहु, फिर उसके मुताबिक फ़ैसले भी करता है और दूसरों को सिखाता भी है। अब कोई कहे या लैतनी ऊती तो मिस्ल मा ऊती हाजा, काश मुझे भी ऐसे मिल जाए और मैं भी ऐसे ही करूं जो ये करता है, ये जायज़ है। एक तीसरी चीज़ जो एक दूसरी रिवायत के अंदर आती है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया रजुलन आताहुल्लाहुल कुरआन, वो शख्स जिसे अल्लाह ने कुरआन अता कर दिया। वो वयतलूहु आना अल्लैल व आना अन्नहार, वो दिन रात कुरान की तिलावत करता है, कुरान मजीद को पढ़ता है, कुरान मजीद की मुदारसत करता है। उसका पड़ोसी उसे सुनता है और सुन के कहता है काश ये कुरान की तिलावत मुझे नसीब हो जाए और मैं भी इसी की तरह कुरान की तिलावत करूं। ये जायज़ है, ये रश्क है। किसी भी चीज़ में आप किसी शख्स के पास उसकी नेमत देखकर आप ये समझें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस चीज़ के अंदर जो चीज़ रखी है मुनासिब समझ के रखी। अगर मुझे कोई नेमत नहीं मिली, कोई नेमत अल्लाह की मुझे नहीं मिली, मैं अल्लाह से दुआ तो कर सकता हूँ, लेकिन साहिब नेमत को देखकर अगर जलूंगा तो अपनी नेमतों को, अपनी नेकियों को बर्बाद करूंगा। हर शख्स के पास बाकी नेमतें भी तो है ना। अब आप देखिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है कमा ताकुरुन नारुल हशब, जैसे आग लकड़ी खा जाती है। अगर अल्लाह ताला ने आपको एक नेमत नहीं दी हुई, कोई एक नेमत, किसी के पास औलाद नहीं है, किसी के पास हुस्न नहीं है, खूबसूरती नहीं है, लेकिन बाकी सारी नेमतें तो है ना। अगर उन सारी नेमतों पर शुक्र अदा करने के बजाय जो एक नेमत नहीं है उस पर जलने लग जाए, और जब जलेगा तो रब्बे जुल जलाल को नाराज कर बैठेगा और अल्लाह की नाराजगी की वजह से बाकी सारी नेमतें भी बर्बाद कर बैठेगा। बिल्कुल ऐसे है। प्रोफेसर फाज, जिस तरह से अभी आपने भी जिक्र किया वो डिबेटिंग सोसाइटी वाला और वो एक राइवलरी क्रिएट हो जाती है, क्या हम घर में जब बच्चों को कह रहे होते हैं कि तुम्हारा फलाह के साथ कंपटीशन है और इससे तुमने आगे निकलना है, और तुम्हें घर में भी होता है और स्कूल के भी किसी बच्चे के साथ इसी तरीके से इस तरगीब को देते हुए कहीं ना कहीं हम उन्हें इस तरफ तो नहीं ला रहे होते कि वो भी एक दूसरे को देख के वो भी कुछ हसद करना शुरू कर दें कि फलाह के तो नंबर ज़्यादा आ गए, उसने टॉप कर लिया, तो हम खुद ही अपने बच्चों को इस तरफ ले जा रहे हैं इस ट्रैक पर। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, ये जो हमने कंपैटिटिव स्ट्रीक बचपन से ही पैदा की हुई है ना, ये दीन के फ्रेमवर्क के बिल्कुल फ़र्क है। दीन कहता है कोलैबोरेट करो, दीन कहता है इत्तेहाद, यगानगत, इकट्ठे रहो, कम्युनल बिहेवियर, टीम बिहेवियर। और हम जब ये कह रहे हैं उसके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, तुम्हारे कोई नहीं आ रहे, तो कंपैटिटिव स्ट्रीक पैदा कर रहे हैं। और अगर बच्चे के अंदर वो एप्टीट्यूड ना हो और बच्चा उस तरह के नंबर ना ले सके, तो बच्चे के अंदर चारों ना चार हसद पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट निशानदेही की, और मैं इस कॉन्वर्जेशन को एक मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे भी लेके जाना चाहता हूँ। कौमों के दरमियान हसद होता है। हाँ, और वो जो कौमों का हसद है वो दुनिया की तारीखों के अंदर जंगों के सिलसिले हैं लंबे चौड़े। मतलब आप हमारी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर देखें, आज तक अरब व अजम की एक राइवलरी है। एक रेस जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझती है दूसरी रेस, और वो आज तक कहीं ना कहीं मुस्लिम ममालिक का वो जो लैक ऑफ यूनिटी है उसके अंदर वो एक, ये फलाने मुल्क का ब्लॉक है, ये फलाने मुल्क का ब्लॉक है, वो ब्लॉक्स हैं। पीछे क्या है? हसद। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के पीछे भी हसद है। एग्जैक्टली। आप ये देखेंगे जो गजा का मसला है आज पूरी दुनिया के अंदर ये हो रहा है, भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, या हम ये कहें कि दुनिया ने या तारीखी अवामिल ने ये मुनासिब समझा कि वहाँ पे अरब आके बस जाएं। फ़लस्तीन में 1200 साल से अरब बसे हुए हैं, अरब्स हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं। यूरोपियन जूस वहाँ से आते हैं और वो कहते हैं कि ये इलाका हमारा है, और वो आके सेटलर क्लोनियलिज्म,
जो एग्जिस्टिंग नेटिव रेस है उसको अपरूट करती है। पीछे क्या रीजन है? वो बरसों पुराना हसद कि ये बनी इस्माइल से क्यों आ गए हैं आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बनी इसराइल से क्यों नहीं आए। वो हसद जो कि बरसों पहले 1400 साल पहले था, उसके रेमनेंट्स आज हम गजा के अंदर देख रहे हैं, वेस्ट बैंक के अंदर देख रहे हैं। आप यूरोप की तारीख उठा के देखें, यूरोप के अंदर बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, वहाँ पे जो फ्रेंच वॉर्स हुई हैं, ब्रिटिश के साथ वॉर्स हुई हैं, यूरोपियन ट्राइब्स की आपस में वॉर्स हुई हैं, पीछे हसद ही था। तो जेलसी एक ऐसा नेगेटिव वेरिएबल है कि मजहबी फ्रेमवर्क के अलावा भी देखें तो ये कुल्ली तौर पे एक नेगेटिव फिनोमेनन है, जो कि मेरा ख्याल है बहुत ही इसके डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस। बिल्कुल ठीक। प्रोफेसर साहब आप बताइएगा फिर सज़ा क्या मुतय्यन की गई है हसद करने वालों से? हाँ, अच्छा, एक तो हसद वाले की सज़ा ये है कि खुद ही जलता रहता है, वो नहीं ट्रक के पीछे लिखा होता जलने वाले का मुंह काला। एक तो ये है कि अपनी नेमतें बर्बाद कर बैठता है, अपना नुकसान कर बैठता है, और बजाय इसके कि अपनी खूबियों पर जीते दूसरे की खूबियों को ख़त्म करना चाहता है, तो ये इसका एक ज़ाहिरी नुकसान। उसके अलावा ये है कि इसको तो सज़ा, कोई कानूनी सज़ा तो नहीं, कोई बंदा कह नहीं सकता कि ये हसद कर रहा है, अंदर की एक बीमारी है ना, ज़ाहिर की बीमारी है नहीं कि सामने फोड़े की शक्ल में नज़र आए या कोई निशान, ये अंदर की बीमारी है तो इसका सबूत नहीं मिलता। हाँ, अगर किसी को हसद की वजह से दूसरे को नुकसान, ये बात बहुत अहम है आपकी, जो हमारे अपने नाजरीन के लिए, ताकि खौफज़दा ना हो जाएं। किसी के हसद करने से, अगर कोई मेरे साथ आपके साथ हसद कर रहा है, कोई किसी, उसके असरात जैसे नज़र बद के असरात होते हैं, ऐसे हसद के असरात हो सकते हैं। यानी कोई शख्स बीमार पड़ सकता है, महसूद जिसके साथ कोई हसद कर रहा है वो बीमार पड़ सकता है, लेकिन ये आर्जी बीमारी है, डॉक्टर की दवाई से भी ठीक हो जाएगी, कुरान पाक पढ़ें, दम करें तब भी ठीक हो जाएगी, एक वक्ती एक असर है, वो असर दूर हो जाएगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अल्लाह की दी हुई नेमत आपसे कोई नहीं छीन सकता जब तक अल्लाह खुद न चाहे। बिल्कुल। और जिस पर अल्लाह की नेमत होती है, याद रखें, हासिद खुद ब खुद आ जाते हैं। बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। और हासिदीन की जो सज़ा है कुरान में, उस हवाले से भी आपको आगाह कर दिया। डिस्कशन का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। खैर रमज़ान में वक्त हुआ एक ब्रेक का। खैर रमज़ान में एक बार फिर खुशामदीद। आपको लिए चलते हैं शेफ किरण के पास और देखते हैं आज कौन सी मज़ेदार किस्म की रेसिपी हमें सिखा रही हैं। ओवर टू यू किरण। बहुत बहुत शुक्रिया अली और हिना। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। हमारे साथ जो ताउन किया है डालडा कुकिंग ऑयल ने, और 80 सालों से माओ का बेहद भरोसा डालडा कुकिंग ऑयल पे, जो डालडा को बनाता है एक कामयाब ब्रांड। तो आज की हमारी जो रेसिपी है वो है टिक्का कढ़ाई, और बड़ी झटपट तैयार होती है। उसके साथ आज हम बनाएंगे चना चाट, दही बड़े और मज़ेदार सी ड्रिंक। तो जी हम स्टार्ट करते। सबसे पहले हम बनाएंगे जी अपनी कढ़ाई। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम चूल्हा ऑन करेंगे। हमारे पास ज़बरदस्त सा जी ग्लैम गैस का चूल्हा है, जो बड़ा ज़बरदस्त कुक करता है जल्दी। अच्छा जी, और हम साथ ही सबसे पहले डालेंगे जी कुकिंग ऑयल, डालडा कुकिंग ऑयल हस्बे ज़ायका है, अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। इतने हम ऑयल को गरम करेंगे। साथ ही हम जो चिकन हमारे पास रखा हुआ है उस पर हम मसाला ऐड करेंगे। ठीक है जी, हमारे पास 1 kg चिकन है, और इसके साथ हमने लिया है 2 कप्स दही, और हमारे पास है टिक्का मसाला। करना कुछ भी नहीं है, चिकन हमने धो के रखा हुआ है, इसमें हमने अपना सारा दही ऐड कर लेना है। दही के साथ ही हम अपना टिक्का मसाला ऐड करेंगे। मेरे ख्याल से तो हमें जब तक ग्लव्स ना पहने जाएं किचन के अंदर, जब तक समझ में नहीं आता, हाथ से काम करने का मज़ा ही कुछ और है। तो जी ये, और वैसे भी हाइजेनिक भी है, साफ़ सुथरा काम हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने करना क्या है, हाथ की मदद से हमने अच्छे से इसको मिक्स करना है, ताकि जो जितना भी मसाला है ना वो अच्छे से बोटियों पे लग जाए। क्वांटिटी अपने हिसाब से रखिएगा, जितनी भी पर्सन की आप बना रहे हैं कढ़ाई, उसी हिसाब से, क्योंकि मैंने कम लिया है तो इसलिए मैंने मसाला भी कम ही डाला है इसमें। अच्छा, सॉल्ट डालने की अभी ज़रूरत नहीं है,
हम लास्ट में उसमें नमक ऐड करेंगे। ठीक है जी, हमने ये मसाला लगा दिया है, इसको हमने साइड पे रख दिया है। ऑयल गरम हो गया है तो हम अपना प्याज इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है जी, इतना हमने प्याज को रख दिया है। हम अगली रेसिपी की तरफ चले जाएंगे। हमारे पास है चना चाट। मैंने 2 कप चने लिए हैं, ये हमने इसमें डाल लेने हैं। ये बॉयल चने रखे हुए थे हमारे पास, क्योंकि हम पहले बॉयल करके रख लेते हैं। आप लोग भी घर में जैसे बॉयल करके फ्रीज़र में रख देते हैं, फ्रीज़र से निकाले और फटाफट चाट बना ली, तो उसमें सहूलत होती है। ठीक है जी, हमारे पास ये चना है। चने में हमने ये इमली भिगो के रखी हुई थी, इसका हमने पेस्ट बना के रखा है। हमने इसमें इमली ऐड कर दी। आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, 1.5 चम्मच टीस्पून डालेंगे इसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे। चाट मसाला अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। इसको अच्छे से मिक्स करें। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारे पास हरी मिर्चें कटी हुई रखी थी, हमने इसमें सारी ये ऐड कर ली। इसमें हमने टमाटर डाला है। और साथ ही हमने इसमें धनिया डाला। हम साथ साथ अपने प्याज भी देखते रहें। रेडी करते हैं। अच्छा, हमने चनों के लिए आलू बॉईल किए थे और उसको छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में काट लिए थे, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा जी, हमारी चना चाट रेडी है। हमने इसमें क्या करना है कि ऊपर से इमली डालनी थोड़ी सी, और अगेन इसमें हमने डालना है चाट मसाला, और हमारे पास जो धनिया रखा हुआ है जी। ये हमारी चना चाट रेडी हो गई है। प्याज हमारे तकरीबन लाइट ब्राउन हो चुके हैं। हमने जो ये चिकन को मसाला लगा के रखा था, अभी हम सारा इसमें आराम आराम से ऐड करें। अच्छा, इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो दही है वो अपना पानी खुद छोड़ती है, इसी में चिकन जो है गल जाएगी। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको बस पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारी ये चिकन गल जाए। अच्छा जी, इतने हमारी चिकन पकने के लिए हमने रख दी है, गल रही है। इतने हम दही बड़ों का स्टार्ट करते हैं, दही बड़ों की तरफ जाते हैं। दही बड़ों के लिए हमने बेसन लिया है, 1 कप से थोड़ा ज़्यादा ही होगा। तो बेसन है, हमने इसमें बेसन डाल दिया। हस्बे जायका नमक, कुटी हुई मिर्चें, ज़ीरा, और हमारे पास आधा चम्मच बेकिंग सोडा। अब हम पानी ले लेते हैं अपने हिसाब से। आप ज़्यादा पानी मत डालीजिएगा, मतलब थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट होना चाहिए। अच्छा जी, बेसन जो है ना बहुत अच्छे से घोलना है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी अगर गुठलियाँ रह जाती हैं ना तो आपके पकोड़े बहुत ख़राब बनते हैं, अंदर से कच्चे रह जाते हैं और दही में मिक्स होने के बाद बहुत ही टेस्ट अजीब सा हो जाता है उसका।
अच्छा जी, बेसन हमने अपना घोल लिया है, इसको हम अलग रख रहे हैं। हम अपनी डिश की तरफ आएंगे, इसको हम चेक करते हैं। अच्छा जी, अब दही अपना पानी छोड़ रही है, इसको एक दफ़ा और मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें जो हमने चॉप किए हुए टमाटर रखे थे हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा जी, अब हम दही बड़े बनाएंगे और इसके लिए हमने पैन गरम करने के लिए रख दिया है और इसमें हम अब डालेंगे डालडा कुकिंग ऑयल, क्योंकि हमने डीप फ्राई करने हैं तो अच्छे से इसमें ऑयल को क्वांटिटी देख लीजिएगा। लगता है कि ऑयल गर्म होना शुरू हो गया। ये गोल गोल हिसाब से आप बना लें, छोटे साइजेस में। चलें जी, ये हमने साथ इसको भी देखते रहे। वैसे एक बात तो है कि रमज़ान में बड़ा मज़ा आता है, रोज़ाना नई नई डिशेस आप बनाते हैं, घर में तमाम होता है खाने का। चलें जी, इसको हम पलट देते हैं, ये लाइट ब्राउन होने शुरू हो गए। अच्छा, जैसे जैसे ब्राउन होते जाए ना एक तरफ से, फ़ौरन इसको जल्दी जल्दी चेंज कर दें, क्योंकि ये देखिए ना इस तरह डार्क होना शुरू हो जाता है। अच्छा, हमारे पास ये आधा किलो के करीब दही है, इसको अच्छे से फेंट दें और इसके साथ ऐड होगी नेस्ले की फ्रेश क्रीम। ये हमारे पास आधा कप है, ये हम पूरा इसमें ऐड कर देंगे। चलें जी, हमारे ये रेडी हो गए, हम इसको निकालते हैं दही बड़ों के पकोड़े। साथ साथ ही इसको हम फ़ौरन ना पानी में डाल देंगे। बाउल लिया और इसमें हमने पानी डाल दिया, एक एक करके इसमें ये डाल देंगे। चलिए जी, जब तक इसमें हमने पानी में पकोड़े डाल दिए हैं, ये इसमें सॉफ्ट हो जाएं, फिर हम दही में मसाले डालते हैं। अच्छा, दही में हमने क्या डालना है? चाट मसाला, कुटी हुई मिर्च, नमक, 2 चम्मच चीनी। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। चलें जी, हमने ये मिक्स कर लिया। अब हम हमने जो ये पानी में बड़े डाले थे, अब हम इसको हाथ से ऐसे इसका पानी निचोड़ेंगे। अच्छा, ये जो दही हमने बनाई थी, ये हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता डाल देंगे। हमारे पास प्याज हैं, बारीक चॉप हुआ हुआ धनिया है और आलू जो हमने बचा लिए थे चने की चाट से, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको हमने सेट करके इसको भी हमने रेडी कर लिया है। अब हम ये अपना चिकन जो बन रहा है हमारा, इसके बाद ही हम अपनी तमाम चीज़ों को आपको दिखाएंगे। अब तकरीबन ऑलमोस्ट हमारी ये भी रेसिपी तैयार है। अब हम इसको अच्छे से ज़रा भून लेते हैं। हमारे पास ये नेस्ले का बटर रखा हुआ है, हम इसमें हस्बे ज़ायका अपने हिसाब से यूज़ करेंगे। इसमें बटर थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। अगर आपको लगे कि ऑयल थोड़ा सा कम है तो थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर दीजिएगा। अच्छा, ये हमारे पास हरी मिर्चें रखी हुई थी, अब हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। बस ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसमें हम कोयले का दम देते हैं। ये कोयला हमारा रेडी है, हमने इसको इस तरह रखना है और हल्का सा ना इसके ऊपर ऑयल डाल देना, ताकि ब्रेड पे इसलिए रखा है कि कोयले की जो भाप है वो अंदर ही अंदर रहे ब्रेड के ऊपर से। बस हमने दे दिया तो ये देखें आप, स्टीम आनी शुरू हो गई है।
अब इसको हम हल्की आंच पे छोड़ देंगे। अच्छा जी, तमाम रेसिपी तैयार हो चुकी हैं। हमारा टिक्का कढ़ाई भी तैयार है, चने की चाट भी तैयार है और दही बड़े भी तैयार है। अब हम मज़ेदार सी ड्रिंक तैयार करेंगे टैंग के साथ। टैंग जो है हमारे जिस्म को तवानाई देता है, उसमें विटामिन डी, विटामिन सी मौजूद होता है। रमज़ान के अंदर हमें ताकत पहुंचाता है अफ्तार के बाद, और हर घर में इस वक्त टैंक होता है और बच्चे बड़े शौक़ से इस टैंक को पीते हैं। अच्छा जी, हमारे पास ऑरेंज फ्लेवर है इस टैंक के, लेमन भी आता है, नींबू पानी भी है और पाइनएप्पल भी है। मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स हैं, बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और रमज़ान में टैंक के बगैर अफ्तार अधूरी है। टैंक में मौजूद विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक मौजूद है, जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है और बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद देता है। नॉर्मली जो शरबत सब घरों में बनता है वो बना रहे हैं। तो इसमें मैंने अपने हिसाब से 4 स्पून टैंक डाला है। इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला। टैंक रेडी है हमारा, इसको हम अलग रख देंगे। दही बड़े रेडी किए थे वो हमने रख दिए हैं, साथ हमने चने रख दिए हैं। कढ़ाई में जो हमने ब्रेड डाली थी और कोयला डाला था, इसको हम अलग कर लेंगे। अच्छा जी, हमने इसमें डिश में निकाल दिया है। इसके साथ चाहे तो आप घर की रोटी भी खा सकते हैं और चाहे तो आप बाज़ार की रोटी भी खा सकते हैं। जी, आज की तमाम रेसिपी तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। कल इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात करेंगे। मैं हूँ आपकी शेफ़ किरण। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक जनाब। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की भी बात कर लेते हैं। 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, सेमीफाइनल इस वक्त जारी है। पहला सेमीफाइनल आपको पता है क्या नतीजा निकला, भारत और ऑस्ट्रेलिया के माबैन हुआ। 4 विकेटों से भारत ने शिकस्त दी ऑस्ट्रेलिया को और अब वो फाइनल में पहुंच गया है, उसके लिए क्वालिफाई कर लिया उसने। भारत ने ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मिलने वाला जो हदफ है 265 का, वो बआसानी उसे जो है हासिल कर लिया। 5 विकेटों के नुकसान पर उसने हासिल किया। विराट कोहली ने 84 रन की मैच विनिंग इनिंग्स एक बार फिर खेली और आखिरी 2 मैचेस से विराट कोहली जो हैं वो शानदार कारकर्दगी दिखा रहे हैं। उन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ ये रन बनाए, 45 रन श्रेयस अय्यर ने भी बनाए, वो भी नुमाया रहे और अब फाइनल में भारत की जो टीम है वो पहुंच चुकी है। जी हाँ, इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जो अभी एक सेमीफाइनल चल रहा है और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान, उसका भी ज़रा हम देख लेंगे कि कांटेदार मुकाबला होने वाला है। इस वक्त 342 पे 5 आउट चल रहे हैं और क्या सिचुएशन बनती है आगे, कौन सी टीम इंडिया के मद्दे मुकाबले जाती है, ये तो हमने देखना और डिस्कशन हमने करनी है। जी, हमारे साथ मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं, डॉक्टर ऑफ क्रिकेट हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब, और रमज़ान आपको बहुत बहुत मुबारक। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आपको भी और अली दोनों को रमजान मुबारक, बहुत मुबारक हो। अब आप सुबह के बजाय शाम को अब ट्रांसमिशन कर रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छी ट्रांसमिशन चल रही है आपकी। जज़ाकल्लाह। मिर्ज़ा साहब, ज़रा बात कर लेते हैं। हमें बड़ी उम्मीदें लगाई थी चैंपियंस ट्रॉफी के शुरू होने से पहले कि इंडिया जो मर्जी कर ले, हम फाइनल हमारे साथ ही होगा और हम खेलेंगे और हम ये करके दिखाएंगे। अब हमारे साथ बड़ी बुरी हो गई है, लेकिन फिलहाल आप ये बताएं कि इंडिया जो है वो क्वालिफाई कर गया है, क्या कहेंगे?
देखिए, इंडिया को एडवांटेज मिला है ना। हम लोग पहले बड़ी बढ़ के मार रहे थे कि कुछ भी हो जाए हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएंगे, फिर हमने सरेंडर किया और इंडिया ने अपनी तमाम शराइत मनवाई, इसलिए कि उसकी मार्केट बड़ी जबरदस्त है, स्ट्रांग है। आप देखें उसने अपने चारों मैचेस वहीं दुबई में खेले। गुज़िश्ता 2-3 हफ्ते से भारतीय टीम एक ही होटल में ठहरी हुई है, एक ही ग्राउंड पर प्रैक्टिस कर रही है, एक ही ग्राउंड पर मैच खेली, तो उसका एडवांटेज तो उसे मिला। सर वीवन रिचर्ड जो वेस्ट इंडीज के साबिक कप्तान है, उन्होंने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि आईसीसी ने इस तरह का स्केड्यूल कैसे तरतीब दिया, किस तरीके से। अब आप देखें, हम होस्ट हैं, हमारे मुल्क में फाइनल होना चाहिए था, लेकिन अब चूंकि भारत की अड़ी थी कि अगर वो फाइनल में पहुंचेगा तो फाइनल उसका दुबई में होगा, तो अब दुबई में फाइनल हो रहा है। 29 साल के बाद हमारे शायकीन क्रिकेट इस बात के मुंतजिर थे कि फाइनल पाकिस्तान में होगा तो देखने जाएंगे। तो ये भारत ने फिर आप देखें कि माइकल एथरटन हुए, नासिर हुसैन हुए, पैट कमिंस, कई साबिक टेस्ट क्रिकेटर, सब ने तहफ्फुज़ात का इजहार किया है कि ये भारत की हठधर्मी है कि वो उसने अपनी तमाम बातें मनवाई हैं और यही वजह है कि वो फाइनल में। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान जो है वो टेलीविजन पर ही हम बैठकर देखेंगे या जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं दुबई जाकर वो फाइनल देख सकेंगे। बिल्कुल। तो मिर्जा साहब, आज की मैच से आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं, कौन मद्दे मुकाबिल होगा इंडिया के? देखिए, जो विकेट है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की, वो बैट्समैनों की जन्नत है और जिस तरह से रन स्कोर हो रहे हैं, 2 सेंचुरियां स्कोर हो चुकी हैं। सचिन रविंद्रा ने 100 किए, फिर केन विलियमसन ने सेंचुरी बनाई और तकरीबन 350 से भी ज्यादा का टारगेट देगी न्यूजीलैंड की टीम साउथ अफ्रीका को। और साउथ अफ्रीकन जो है वो चोकर्स हैं, वो इस तरह के जो टफ कंडीशंस हैं जहां उन्हें चैलेंजिंग टास्क मिलता है उसमें थोड़ा सा वो उनके हाथ खड़े हो जाते हैं। तो अब देखना ये है कि वो किस तरह से इस टारगेट को चेस करते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसी मैदान पर जो टारगेट ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ चेस किया और बड़ा जबरदस्त मैच हुआ, 350 से ज्यादा रन बने, तो कोई बईद नहीं है। लेकिन जिस तरह की पिच है उसको देखते हुए मुकाबला होगा, 300-350 के ऊपर 350 हो सकते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका जिसकी परफॉर्मेंस गुज़िश्ता चंद बरस से बड़ी जबरदस्त रही है, वो T20 के फाइनल में पहुंचा, फिर उसके अलावा 2023 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा, अभी वो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा है और यहाँ सेमीफाइनल में तो अब देखते हैं। साउथ अफ्रीका की टीम भी तगड़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि रन्स का जो प्रेशर होगा है ना, उस प्रेशर की वजह से उनके बैट्समैन कहीं कलेप्स ना कर जाएं, क्योंकि उनको चोकर्स के नाम से जो है वो पुकारा जाता है। तो लेट्स सी, देखते हैं मिर्जा साहब। वैसे अच्छा खासा क्राउड जो है ना वो जमा है, रोजे की हालत में भी क्रिकेट शायकीन ने बिल्कुल फिक्र नहीं की, गद्दाफी स्टेडियम को भर दिया है उन्होंने, अच्छे खासे रोड्स जो है यहाँ पर ब्लॉक थे। तो देखते हैं कि जी यहाँ से कौन सी टीम जो है क्वालिफाई करती है। अच्छा मिर्जा साहब, जरा अब अपनी तरफ वापस आ जाते हैं। T20 और वनडे स्क्वाड्स के लिए जो हमारा स्क्वाड है उसका ऐलान कर दिया गया है। आपको क्या लगता है, बैलेंस्ड है ये स्क्वाड्स? क्योंकि पहले तो हमें ये लग रहा था कि जितना कुछ हो गया उसके बाद कोई बहुत बड़ा ही सरप्राइज होगा, कोई 5 से 6 बड़े जो प्लेयर्स हैं वो ड्रॉप होंगे, उनकी जगह फिर नौजवान प्लेयर्स को मौका मिल सकता है। लेकिन हुआ तो कुछ नहीं और लग तो यही रहा है कि वही पुरानी वाले जो प्लेयर्स हैं वही हैं, कुछ 2-4 तब्दीलियों के अलावा। बिल्कुल आपने सही कहा, ये वही है। इतना प्रेशर पड़ा हुआ था कि लोग कह रहे थे रिजाइन कर दें। आप देखें आज स्टीव स्मिथ ने जो है वो वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उससे पहले जॉस बटलर, उनकी टीम तीनों मैच हार गई इंग्लैंड की, तो उन्होंने जो है वो कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया। हम लोग जो है बस घुमा फिरा के अवाम का जो जज्बात है अवाम के, उनको ठंडा करने के लिए तब्दीलियों का नारा लगाते हैं। अब वही प्लेयर्स हैं, कौन है, कौन सा नया आया है, इधर उधर कर दिए, आगे पीछे कर दिए। इसका मतलब है लोगों को फिर लॉलीपॉप दे दिया आपने कि आप सब्र करें, हम न्यूजीलैंड में ये कर लेंगे। अब आप देखें प्लानिंग के साथ इन्होंने सलमान अली आगा को कप्तान बनाया, क्योंकि इन्हें पता है उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। वो T20 का नहीं, रेड बॉल का ज्यादा बड़ा प्लेयर है। उसके अलावा वो जो है अगर प्लेयर है तो वनडे का बड़ा अच्छा प्लेयर है। लेकिन इन्होंने उसे इसलिए बनाया कि शादाब खान वाइस कैप्टन बने। आइंदा एशिया कप हो रहा है सितंबर में, उस एशिया कप में आप देखिएगा, ये मेरी बात लिख लें कि सलमान अली आगा पाकिस्तान के कप्तान हो गए अगर यही मैनेजमेंट रही। और फिर अगले साल जो T20 वर्ल्ड कप है उसके लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं। एक खिलाड़ी शादाब खान जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सिर्फ 3 विकेटें ली, उसने कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया, आप उसको एकदम से लेकर आ गए। वो तो शोर मचा, अगर शोर नहीं मचता तो कप्तान की हैसियत से आ जाता। तो किसकी आंखों में धूल झोंक रही है सिलेक्शन कमेटी, क्या कर रहे हैं? आकिब जावेद की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़े कॉम्पिटेंट बड़े ब्लंट आदमी है, लेकिन लगता है उन्होंने भी अपने आप को इस माहौल में रंग लिया है। और वो बाज लोग कह रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी बिल्कुल डमी है, जो भी हो रहा है बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नुकसानदेह है।
अच्छा, तो मिर्जा साहब, अब ये जो स्क्वाड्स का ऐलान किया गया है, आपको क्या लगता है कि सब इल्ज़ाम जो है वो खिलाड़ियों पर ही वो मुर्द इल्ज़ाम है इसके? क्योंकि इंतज़ामिया की जानिब से कुछ देर पहले ही जब चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने लगी थी, स्क्वाड को तब्दील कर दिया गया था। तो ऐसी अगर जो स्क्वाड तब्दील होते रहे और जो खिलाड़ी परफॉर्म करते हैं उनको बेंचेस पर बिठा दिया गया, बेंचेस के खिलाड़ियों को खेलने के लिए मौका दे दिया गया, तो इस सूरत हाल में तो यही गुमगू की कैफियत रहेगी। नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड नहीं तब्दील हुआ था। चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड वही था। कहा यह जा रहा था, चेयरमैन साहब कह रहे थे कि मैंने सिलेक्शन कमेटी को कहा कि वो रिव्यू करें, लेकिन उन्होंने रिव्यू नहीं किया। हाँ, रिव्यू नहीं किया। अब आप जाइएगा स्टेडियम में, सुना है अफ्तारी के बॉक्स जो है वो तकसीम किए जाएंगे, तो आज आप जरूर जाइएगा स्टेडियम में ताकि आपको नहीं, सही बता रहा हूँ आपको, अच्छी बात है। ये तो रोजा रख रहे हैं और माशाल्लाह प्रोग्राम भी इस्लामी कर रहे हैं। तो जहां तक बात है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, उसकी अगर आप बात करें तो उसमें यही है कि अब जो उन्होंने टीम बना, उसकी चैंपियंस ट्रॉफी में तो चले चेयरमैन साहब ने इनपुट नहीं दिया, लेकिन अब तो चेयरमैन साहब के दस्तखत है ना इस टीम पर। कौन सी टीम है, मैं हैरान होता हूँ। बाज खिलाड़ियों को दोबारा ले आए, बाज को 2-3 को निकाल दिया। अब आप देखें कि शाहीन आफरीदी उस वनडे टीम में नहीं है जिसका हिस्सा रिजवान और बाबर आजम है। शाहीन आफरीदी को T20 में ले गए, प्लेयर्स को रोटेट कर रहे हैं इधर से उधर और रिजल्ट सिफर आ रहा है। तो इसका कौन जिम्मेदार है? ये जिम्मेदारी ऊपर वालों को लेनी पड़ेगी, सिलेक्शन कमेटी को लेनी पड़ेगी, जिन्होंने इनका तकर्रुर किया उनको लेनी पड़ेगी। लोग कह रहे हैं कि पसे पर्दा जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के जो गाइडेंस है, जो पाकिस्तान क्रिकेट की रहनुमाई एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर कर रहे हैं, और वो जो है वो चेयरमैन साहब के बड़े करीब हैं, वही मशवरे दे रहे हैं, और उन मशवरों की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बजाय बुलंदी की तरफ जाने के पस्ती की तरफ जा रही है। बिल्कुल सही। और मेरे साथ मुझे लगता है कि अब रमजान में हम दुआ अपनी टीम के लिए जरा ज्यादा मांगे तो शायद कुछ असर हो जाए इसके ऊपर। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद। हम डिस्कस कर रहे थे जी चैंपियंस ट्रॉफी करना जरूरी है, एक सेमीफाइनल हो चुका है और एक जो है वो इस वक्त जारी है लाहौर के कदाफी स्टेडियम में। देखते हैं जी इंडिया के मद्दे मुकाबिल कौन क्वालिफाई करता है आज के मैच में, तो पता चल ही जाएगा। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर। रमजान में एक बार फिर से खुशामदीद जी। अब जरा बात करते हैं कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और मुल्क की जो GDP है उसमें ज़राअत का 22% से ज़ायद हिस्सा है और तकरीबन 37% आबादी को रोज़गार भी फराहम करता है। ताहम जदीद ज़राई टेक्निक्स की कमी, पानी की किल्लत और गैर मौसर हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान में ज़राई अजनास जैसे कि गंदम, दालों और ऑयल सीड्स की पैदावार में मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और इन्हीं चैलेंजेस से निमटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान और पाक फौज के इश्तराक से ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव मुतारिफ करवाया गया है, जिसका मकसद जदीद ज़राई इस्लाहात, कॉर्पोरेट फार्मिंग और पायदार ज़राअत को फ़रोग देना है। और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मकासद में ज़राई पैदावार में इजाफा करना भी शामिल है और इस मकसद के लिए जदीद फार्मिंग टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए ज़राअत में खुद कफ़ालत हासिल करने के लिए अमल जारी है। और इसके तहत चोलिस्तान में जदीद ज़राई इस्लाहात मुतारिफ कराई जा रही हैं, जहाँ जदीद फार्मिंग टेक्निक से सहराई इलाकों को ज़रखेज़ भी बनाया जा रहा है। मगर इस मनसूबे के तहत किए जाने वाले जो मुख्तलिफ आबी ज़खायर के प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में मनफी किस्म का एक प्रोपेगेंडा है जो किया जा रहा है। और महफूज शहीद कैनाल और इससे वाबस्ता जो असल हक़ाइक़ है उससे बिल्कुल वाज़ेह है कि ये शरपसंद अनासिर सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए मज़मूम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इस मनसूबे को लेकर के असल हक़ाइक़ क्या है और मुल्की मशहद के लिए मंसूबा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर हमने बात करनी है जी। हमें ज्वाइन कर चुके हैं नसीरुल्लाह खान साहब, एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स एक्सपर्ट हैं और इनसे बात करते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नसीर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? जी, थैंक यू वेरी मच सर फॉर हैविंग मी। अल्लाह का बड़ा शुक्र सर। अच्छा सर, ये बताइएगा, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का इफ्तिताह कर दिया गया है, काम भी इस पर जारी है, तो मुल्क के लिए, मुल्क की मईशत के लिए ये कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? देखिए सर, जो पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव है, ये पाकिस्तान में जो आबादी का आपका इजाफा हो रहा है, तकरीबन कोई 5 मिलियन लोग जो हैं सालाना हमारे यहाँ आबादी बढ़ रही है। और रिसोर्सेज जो हैं, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज आपकी लैंड हो सकती है एंड वाटर हो सकता है, इन दोनों में जो है वो काफ़ी जो है ये प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं कि ज़मीन की कमी की वजह से, क्योंकि इस वक्त तक हमारे यहाँ जो नेट सोइंग एरिया कुछ तकरीबन 38 मिलियन एकर्स है और उसके ऊपर 240 मिलियन की आबादी जो है वो फीड करवाना है और इसमें लाइफ स्टॉक भी शामिल है, देयर आर मेनी थिंग्स। अच्छा, अब हमारे पास कोई तकरीबन कोई 20 मिलियन के करीब एरिया खाली भी पड़ा हुआ है, जो कि पंजाब में भी है, सिंध में है, बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा एरिया है।
तो इन एरियाज को जब तक आप हॉरिजॉन्टल ग्रो नहीं करवाएंगे उस वक्त तक आपके मसाइल हल नहीं होंगे, गुर्बत खत्म नहीं होगी, जॉब क्रिएशन नहीं होगी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं आएगी, आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेगी और आपका ये ट्रेड डेफिसिट इसी तरह जो है हम जो है वो इसी तंगी में हम रहेंगे। तो ये जो इनिशिएटिव है मेरे जाती ख्याल में तो मेरा ख्याल है ये 20 साल पहले सर शुरू होना चाहिए था। इट्स लाइफ लाइन फॉर पाकिस्तान। एग्जैक्टली, जिस तरह से आप खुद भी जिक्र कर रहे हैं, इतना बड़ा एक इनकलाबी मंसूबा है, तो सर इसके ऊपर खास तौर पर केनाल सिस्टम को लेकर जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो एतराजात उठाए जा रहे हैं, वो क्यों किया जा रहा है? देखें उसमें ये एक एग्रीकल्चर बजाते खुद ज़राअत जो है ना जी पाकिस्तान में ये पोलिटिसाइज सेक्टर है। जरा सी गंदम की शॉर्टेज हो गई, चीनी की हो गई, किसी और हो गई, तो इसमें पॉलिटिकली प्ले करना बड़ा आसान होता है लोगों के लिए। एंड सेम हमने देखा है जब आपका ये अपना डैम था हमारा कालाबाग डैम, उसके ऊपर भी इसी तरह के मसाइल थे। वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम इस वक्त तक वो नहीं कामयाब हो सके। अगर इसी तरह का प्रोपेगेंडा इस काम के लिए अगर होता है, कोई भी सूबा करता है या कोई भी लोग करते हैं, तो आई पर्सनली फील कि दे आर नॉट सिंसियर विद दिस कंट्री। द रीजन इज के ये जो मंसूबा है खासतौर पे ये महफूज शहीद कैनाल का, इसमें तो किसी सूबे से कोई एक कतरा भी पानी का जो है वो नहीं लिया जा रहा और इसमें ऐसी बातें करनी, ऐसा प्रोपेगेंडा करना मेरी तो समझ से बिल्कुल बाहर है। ये यू नो कि ये बेसिकली यहाँ पे हेड सुलेमान की से जो है ये नहर जो है ये निकाली जाएगी और हमारे यहाँ सतलुज रिवर जो है इसके ऊपर आपको पता है जब फ्लड्स आते हैं तो हम वो खामखा पानी जो है ज़ाया कर रहे होते हैं, वो हम भी नहीं यूज़ कर पाते और बाकी जो है सूबे वो भी नहीं यूज़ कर सकते, स्पेशली सिंध। तो उसके लिए अगर दरिया सतलुज के ऊपर ये है सुलेमान की वर्क से फोटाबाज तक की नहर है, फिर आगे मरोड़ की तरफ जाएगी एक सेकंड ब्रांच के तौर पर, तो ये तो 100% जो है ये पंजाब ही का वाटर है। तो इसको कोई ऐसा किसी को कोई मेरे ख्याल इस पे खतरा नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं समझता हूँ कि इसमें हमें जो अपनी सोच है वो ये तब्दील करनी है कि आप देखिएगा 2028 के अंदर बादशाह डैम आ जाएगा, मोहम्मद डैम का पानी आएगा, ये तकरीबन 7 मिलियन एकड़ फीट हमारे पास पानी वैसे भी एडिशनल आ रहा होगा सर। तो ये इससे ना सिर्फ पंजाब में बेहतरी आएगी बल्कि सिंध को भी इजाफी पानी मिल रहा होगा। और आज भी आप अगर नहर शुरू कर दे तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 2.5-3 साल तो इसको लगेंगे ना सर बनने में, तो उस वक्त तक तो पानी इसमें नहीं छोड़ा जाएगा। सर यही पूछना चाह रहे थे कि कितना अरसा लगेगा दुनिया के मद्दे मुकाबले आते हुए हमें, अगर हम ये इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लेते हैं वक्त पर? जी मोर और लेस मेरा ख्याल को 2.5-3 साल का अरसा लगना चाहिए, क्योंकि इसमें जो एक तो मेन कैनाल है ना आपकी जो ये आएगी अपना दरिया सतलुज से, इसने आना है आपके जो है फोटाबाज तक, एंड फोटाबाज से फिर आगे 2 नहरें हैं जो कि मरोड़ की तरफ जाएंगी और दूसरे एरिया की तरफ जाएंगी। तो इट विल टेक मोर और लेस को 2.5-3 साल लगेगा और इस दौरान में तो इसमें पानी आई डाउट के इसके अंदर को पानी छोड़ा जाएगा और जब ये मुकम्मल हो रहा होगा मनसूबा कंप्लीशन के पास होगा तो उस वक्त तो वैसे भी बादशाह डैम और मोहम्मद डैम का पानी जो है वो हमें तकरीबन 7 मिलियन एकड़ फीट जो है वो अवेलेबल होगा, जो कि पंजाब भी उसको यूज कर रहा होगा और इजाफी पानी होगा सिंध के लिए देने के लिए भी। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म का भी किसी को भी कोई पैनिक या किसी किस्म की कोई परेशानी हो। बहुत शुक्रिया नसीरुल्लाह खान साहब हमारे साथ बात कर रहे थे और एग्जैक्टली यही एक्सप्लेन कर रहे थे कि पंजाब ही का पानी है और पंजाब इसको यूज़ कर रहा है और आगे चलकर ऐसा भी होगा कि पंजाब के इस्तेमाल में भी रहे, बल्कि इतना वाफिर होगा कि सिंध भी इस्तेमाल इसको कर सकता है। अभी जनाब लाहौर में इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है, हम आपको इफ्तारी के बाद मिलते हैं। खैर रमज़ान में लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। रमज़ान में एक बार फिर से खुशामदीद। लाहौर में इफ्तार हो चुका है, उम्मीद है आपने खैर खैरियत से अच्छे से इफ्तारी कर ली होगी, एहतियात का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ा होगा। जैसे कि आपसे हमने पहले ही दिन कमेंट किया था कि आपकी रोज़ाना की बुनियाद पर एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे और उनके बारे में जानेंगे, उनके रोज़े के बारे में जानेंगे। हम आज बात कर रहे हैं गुलगारी से सफ़र का आगाज़ करने वाले और लोगों को झूमने पर मजबूर करने वाले और फिर रूहानियत का सफ़र शुरू किया और ना तेरा खुदा कोई और है ना मेरा खुदा कोई और है, हमदिया कलाम पढ़ा और उसको अमर कर दिया। हमारी मुराद है जी नजम शराज साहब, जो इस वक्त कनाडा से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं, उनसे हमने बात कर दी है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच नजम हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप बताइएगा, और सबसे पहले ये बताइएगा कि कैसे जा रहा है रमज़ान आपका वहाँ पर? कनाडा में रमज़ान कैसा गुजरा है? कुछ मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है वहाँ पर?
जी अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। कनाडा में रमज़ान बहुत ज़ोरदार गुजर रहा है हर साल की तरह। इस साल भी फोकस यही है कि जब रमज़ान ख़त्म हो तो जो चीज़ें थोड़ी सी आउट ऑफ ऑर्डर हुई हैं या इंसान है थोड़ा कभी रिलैक्स हो जाते हैं या कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, सो रमज़ान एंड हो तो हमारा तकवा कॉन्शियसनेस अपने ज़िंदगी के मकसद की तरफ जो तवज्जो है वो और पहले से बेहतर हो। परफॉर्मेंस हर रोल जो हमारी लाइफ का है उसमें परफॉर्मेंस पहले से ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। पूरी फैमिली हम लोग छोटी सी तो फैमिली है, तो हम सुबह उठते हैं, सहर में सहरी करते हैं, फजर साथ पढ़ते हैं और उसके बाद फिर सो जाते हैं। फिर उठ के फिर दिन के कामकाज शुरू हो जाते हैं और शाम को यहाँ पर जो एक इस्लामिक सेंटर है वहाँ पे सारी कम्युनिटी इकट्ठी होती है और मैं उनके साथ फिर कुरान और हदीस का जो मेरी ज़िंदगी का ये सफ़र है वो मैं उनके साथ शेयर करता हूँ। क्वेश्चन आंसर होता है, रमज़ान के ऊपर बात करते हैं, अपने ज़िंदगी के मकसद पर बात करते हैं और अल्लाह से हिदायत लेने की कोशिश करते हैं। बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे रमज़ान जो है उसकी जो हाईलाइट है वो तो कुरान है और ये कुरान का महीना है और यही रमज़ान की सुन्नत है कि कुरान से हिदायत ली जाए, राइट एंड रॉन्ग लिया जाए और फिर ऐसा रोज़ा रखा जाए जो सिर्फ़ खाने और पीने का ना हो, सिर्फ़ जिस्म का ना हो, बल्कि वो हमारी रूह का भी हो, वो हमारे नफ्स का भी रोज़ा हो। नफ्स को किस किस चीज़ से रोकना है, बॉडी को तो रोक लिया खाने पीने से, लेकिन नफ्स को किस किस चीज़ से रोकना है, सो इसके ऊपर फोकस होता है। सो बहुत ज़बरदस्त इस लिहाज से रमज़ान हो रहा है कि पूरी कम्युनिटी उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। बाद में सब मिल के अफ्तार करते हैं, डिनर होता है और फिर मैं मगरिब लीड करता हूँ और फिर उसके बाद सब अपनी अपनी रूटीन में चले जाते हैं। ज़बरदस्त ही बड़ा अच्छा खूबसूरत आपका रोज़ा जो है वो गुजरता है और फिर जिस तरीके से आपने बताया आप खुद ही नमाज़ पढ़ाते हैं। मुझे ये बताएं कि रमज़ान आपका बचपन का जो रमज़ान है वो और अब वाला जो रमज़ान है कितना मुख्तलिफ है, कितना मुनफरिद है आज का रमज़ान और उस वक्त का, और आजकल जो रमज़ान है उसका खुसूसी तौर पर एहतमाम कैसे किया जाता है और उस वक्त कैसे किया जाता रहा? जी बचपन का रमज़ान बड़ा ज़बरदस्त होता था और बहुत मुख्तलिफ था आज से, बिकॉज़ बड़ा सिंपल सादा ज़माना था। हम 7 बहन भाई, मैं सबसे छोटा और सबसे आखिर में उठता था, तो बाय द टाइम मैं पहुंचता था किचन तक तो सब इकट्ठे बैठ के सैरी कर रहे होते थे, ना आई वुड जॉइन इन। और जो मेरी ज़्यादातर याददाश्त है वो गर्मियों के रोज़े बहुत थे बचपन में। और आपको पता है मैं मुल्तान में पला बड़ा हूँ, तो वैसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और बड़े लंबे रोज़े होते थे और बड़े लंबे लगते भी थे। उसमें क्रिकेट भी खेलनी होती थी, स्कूल भी होता था। लेकिन अब जब व्हेन वी लुक बैक तो बड़ा वो इन्जॉयबल लगता है, बिकॉज साथ था असल जो रमज़ान का जो मज़ा है वो जो हम साथ मिल के अफ्तार करते हैं, सैरी करते हैं, इबादत करते हैं। मस्जिद जाना होता था तो सारे भाई साथ जाते थे, तो ज़ाहिर है वो चीज़ें अब सब दूर दूर हैं, अपनी अपनी ज़िंदगियाँ शुरू हो गई हैं। बट आई एम वेरी लकी कि मैं जहाँ पर भी होता हूँ वहाँ कम्युनिटी के साथ कनेक्ट हो जाता हूँ और जो अल्लाह ताला ने रोशनी दी है वो मैं सबके साथ शेयर करता हूँ। तो वो माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बचपन का एक रोमांस, बचपन की जो एक मेमोरी है वो एक हमेशा साथ रहेगी। आजकल का जो रमज़ान होता है वो ऑब्वियसली उसमें बड़ी अब तो आपने देखा है कि बड़ी लेविश होते हैं, बट वी कीप इट वेरी सिंपल। मेरा पिछले कोई 10-12 साल से जो रूटीन है वो न्यूट्रिशन की तरफ ज़्यादा तवज्जो होती है कि रमज़ान जो है वो उसमें ये ना हो कि वज़न ही बढ़ जाए और आप इतना लेथार्जिक और इतना लेज़ी हो जाएं कि जो करने वाला काम है, असल जो काम है रमज़ान का, जो मकसद है अकाउंटेबिलिटी और जो फोकस और जो कॉन्शियसनेस बढ़नी चाहिए, वो ज़्यादा खाने से वो कॉन्शियसनेस तो वैसे ही कम हो जाती है। फिर आप कहते हैं आप सो जाएं या टीवी देखें, जो पहले एक ज़माने में करते थे। बट अब मेरा फोकस ये होता है कि मैक्सिमम यूटिलाइज़ किया जाए रमज़ान को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव किया जाए एज अ पर्सन, ताकि बाकी आने वाले साल में, क्योंकि ये क्रैश कोर्स की तरह है, आपको 30 डेज़ इतनी रहमतें बरकतें और एक कलेक्टिव माहौल दे रहा होता है अल्लाह के सबके साथ मिल के
अपने आप को बेहतर कर लो, और उसमें पूरी फैमिली भी ज़ाहिर है इन्वॉल्व है। लेकिन हम लोग बहुत सिंपल सहर और अफ्तार करते हैं। अफ्तार किया खजूर के साथ, या कोई स्मूदी या कोई इस तरह की हेल्थी ड्रिंक जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर ना हो, क्योंकि सारा दिन से आप स्टार्व्ड हैं और आपने एकदम शुगर को स्पाइक कर लिया, वो वैसे ही बड़ा डेंजरस हो जाता है आपके सिस्टम के लिए। और उसके थोड़ी देर के बाद फिर डिनर एंड दैट्स इट, और फिर सहर एंड ऑफ कोर्स कॉफ़ी या चाय, वो तो बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ रमज़ान। ज़बरदस्त, आपके खाने पीने की रूटीन हमें पता चली, और बिलाशुबा रमज़ान जहाँ पर आप खाना नहीं खाते हैं, वज़न कम होना चाहिए, यहाँ उल्टा बढ़ जाते हैं। आप बिल्कुल ठीक करते हैं कि न्यूट्रिशन का ख्याल रखते हुए अपना खाने का एहतमाम करते हैं। लेकिन ये बताइएगा कि आपका ये म्यूज़िक का शौक़ था, ये कैसे आप में पैदा हुआ, और फिर नात खानी की तरफ जो एक मुनफरिद सफ़र है उसको कैसे आपने शुरू किया? देखिए, म्यूज़िक जो है वो शुरू से जब घर में आँख खोली तो मेहदी हसन, नूरजहां और इसी तरह लता, रफ़ी, किशोर, और फिर वेस्टर्न म्यूज़िक भी था। तो वो ये सुनते हुए बड़े हुए, एंड चूँकि थोड़ी बहुत एबिलिटी भी थी गाने की, सो आई गॉट इनटू इट। और उस दौर के अंदर दो ही काम मैंने पूरे पैशन के साथ किए थे। क्रिकेट खेली थी और क्रिकेट को प्रोफेशन बनाना चाहता था, और फिर अंडर 16, अंडर 19 और पेट्रन्स ट्रॉफी तक पहुंचा। लेकिन फिर एकदम रुझान चेंज हुआ बिकॉज ऑफ क्रिकेट की पॉलिटिक्स, और मैं यंग था तो ज़ाहिर है इमोशनल डिसीजन मैंने लिया कि दिस इज़ इट। तो फिर मैंने बैंड बनाया, और फिर उसके काफ़ी साल के बाद व्हेन आई गॉट माई फर्स्ट ब्रेक इन से नैन मिला के देखो 1994 में, उसके बाद फिर आई नेवर लुक बैक। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि जब ज़िंदगी के अंदर कुरान, क्योंकि मेरे बहुत सारे सवालात थे, और अलॉन्ग द वे जब आप यंग एज पे आपको फेम और पैसा या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो ज़ाहिर है आप बहुत सारी गलत चीज़ें भी करते हैं, आपकी हैबिट्स और सो उससे फिर क्या होता है कि आपके अंदर एक गिल्ट भी एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, और आपके अंदर जो एक अच्छा बच्चा बनने की ख्वाहिश होती है बचपन से, वो भी अंदर कहीं हाथ पाँव मार रही होती है, लेकिन वो डोमिनेट हो जाती है बिकॉज ऑफ सोशल लाइफ और जो आसपास का एक माहौल होता है, और आपकी जो एक दुनिया के साथ चलने की और आगे बढ़ने की एक डिज़ायर होती है वो उसको टेक ओवर कर लेती है। लेकिन वो सवालात अंदर थे। सो लकीली मुझे कुरान का एक्सपोजर मिला, मौका मिला, और जब मैंने सवाल पूछे तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने स्पॉट ऑन जवाब मिल जाएंगे मुझे, इतने टू द पॉइंट और इतने रेलेवेंट और इतने पावरफुल, और ऐसी पावरफुल लॉजिक जिससे मेरी नींद उड़ जाएगी। तो मैं 7-8 हफ्ते सो नहीं सका था, और उसके बाद फिर 1 साल जब मैंने अपने आप को सारे जवाबात मिले, इंटरनलाइज किया, सोचा, रिव्यू किया, और उसके बाद जब लैंड किया तो फिर ये हम पड़ी, ना तेरा खुदा कोई और है ना मेरा खुदा कोई और है। ये मेरा एक्सप्रेशन था, ना ये कोई कमर्शियल मूव थी, ना ये, क्योंकि एक पॉप सिंगर क्यों बगैर म्यूज़िक के कितनी सीरियस हम पड़ेगा, जिसका पता भी नहीं है कि वो लोग उसको कैसे लेंगे। क्योंकि उस वक्त तो मुझे होश ही नहीं था कि लोग कैसे लेंगे या कमर्शियल म्यूज़िक क्या होता है। उस वक्त तो मेरा ये एक्सप्रेशन था, एंड आई वांटेड टू अनाउंस दैट दिस इज़ हाउ आई फील नाउ एंड दिस इज़ माय डायरेक्शन। सो यूँ ये नया सफ़र शुरू हुआ। सही, जिस तरह से आपने कहा कि जब आपने ना तेरा खुदा कोई और है ना मेरा खुदा कोई और है पढ़ा, तो उस वक्त आपकी फीलिंग्स बड़ी डिफरेंट थी, और वो आज तक भी ये जो आपका कलाम है, जो हमद है, ये हर एक की ज़बान पर है। आपकी तब उस वक्त फीलिंग्स थी क्या एक्चुअली में, जब आपने एकदम से एक स्विच किया, अपने गाने से कलाम की तरफ आप आए, और उस वक्त के क्या एहसासात थे? जी, ये अल्लाह का मिरेकल है मेरी ज़िंदगी में, और ये मेरे लिए एक तोहफ़ा है। और 23 इयर्स हो गए हैं, ना तेरा खुदा कोई और है ना मेरा खुदा कोई और है, जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी। और इन 23 सालों में मैं इतना कुछ देख चुका हूँ कि मुझे इसमें कोई अनक्लैरिटी नहीं है, देयर इज नथिंग वेग कि ये क्या है मेरे लिए। ये मेरे लिए एक शुरू तो हुआ था एक एक्सप्रेशन से, मेरी अनाउंसमेंट से, लेकिन फिर ये मेरे लिए एक रास्ता बन गया, और इवेंचुअली जो मैं पॉप इंडस्ट्री से या उस रॉक एंड रोल लाइफस्टाइल से जो बाहर आया, उसमें इसका बहुत बड़ा किरदार है इस हमद का। और इसने मुझे बहुत कुछ दिखाया, सुनाया, लोगों का रिस्पांस, पाकिस्तानी हमारी जो फैमिली है, मैं तो फैमिली कहता हूँ, पूरी दुनिया में जो है, उनका इसमें बहुत बड़ा हाथ है। द वे दे हैव रिस्पॉन्डेड, दे हैव रिएक्टेड, दे हैव टेकन दिस हमद। और मुझे आज भी याद है कि जब 70,000 पीपल तकरीबन नॉर्वे में, ऑस्लो में फेस्टिवल हुआ करता था, वो मेरे साथ पढ़ रहे थे, उसमें नॉन मुस्लिम्स भी थे,
इसी तरह न्यूयॉर्क में जो 9/11 के बाद पहला कॉन्सर्ट हुआ, तकरीबन 55,000 पाकिस्तानी थे, और जाहिर है दूसरे लोग भी होते हैं। सो जिस तरह वो पढ़ रहे थे, इसी तरह अटक हॉकी स्टेडियम मुझे कभी नहीं भूलेगा कि पूरे अटक के लोगों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे और वो साथ पढ़ रहे थे। इस तरह के इतने एक्सपीरियंसेस हैं 23 साल में कि मतलब पाकिस्तान में जो वो एरियाज हैं जहाँ झुग्गियाँ हैं, कैंप्स लगे हुए हैं, गरीब गुरबा, मैंने वहाँ पे भी जाके पढ़ा इसको। मैंने प्रेसिडेंसी में भी पढ़ा, हेड्स ऑफ स्टेट के लिए। सो इस तरह मैंने बहुत कुछ हमने मुझे दिखाया ज़िंदगी में, मिरेकल्स, और फिर इवेंचुअली मुझे उस लाइफस्टाइल से बाहर निकाला। और मैं नहीं समझता कि इस हमसे ज़्यादा कोई हम कवर की गई होगी बाय अदर आर्टिस्ट्स एंड यू नो अप एंड कमिंग सिंगर्स। और मुझे आए दिन इनबॉक्स में रिक्वेस्ट आती रहती हैं कि मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, और मैं किसी को नहीं रोकता कि मैं उनसे कहता हूँ कि आप बिल्कुल पढ़ें इसको, क्योंकि ये मेरे लिए कोई कमर्शियल ऐसी चीज़ नहीं थी। प्राइमरीली ये एक मेरा एक्सप्रेशन था, और ये एक दावत है बेसिकली, और ये बहुत सारे लेवल्स पे अपील करती है। फ़िरक़ावारियत, तासुब, डिफरेंसेस उससे बाहर निकालती है। अल्लाह के साथ रिश्ता कैसे जोड़ना है, उसको पहचानना कैसे है, क्यों नहीं देखता इस जहां में हर शै लामहदूद है। सो इसमें बहुत सारे मैसेजेस हैं, अगर गौर किया जाए। इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको वर्स बाय वर्स बताऊंगा इसकी डिटेल कि इसके अंदर क्या 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 मैसेजेस हैं जो अभी तक मैंने समझे हैं। बट एवरी नाउ एंड देन नए मैसेजेस और नए एक्सपीरियंसेस होते हैं इस हमद के साथ। और अभी मैंने इसको अल्बर्टा के कुछ शहरों में पढ़ा, कैलिफोर्निया में पढ़ा, कुछ अर्सा पहले यहाँ लंदन ओंटारियो में पढ़ा, कनाडा में। सो ये सिलसिला चलता ही रहता है। बिल्कुल नजम, आपका ये जो एक्सप्रेशन है, अब तो हम सभी का ये एक्सप्रेशन बन गया है। हम सभी वो कलाम सुनते ही हैं, पढ़ते हैं, और आपको याद भी करते हैं, दुआएं भी देते हैं। ये बताइएगा कि आपके चाहने वाले बेशुमार हैं अब, और आपके मशहूर जो अब नाते हैं, कलाम, वो सुनना चाहते हैं, तो कब उनको सुनने को मिलेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि दुनिया में जिस कोने में भी मैं गया हूँ वो बिकॉज ऑफ पाकिस्तानी अपने लोगों की वजह से ही गया हूँ प्राइमरीली। और जहाँ भी जाते हैं वो मिलते हैं, बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं। ज़ाहिर है साथ पले बड़े हैं गाने सुनते हुए और बातें सुनते हुए, फिर हमद और नात सुनते हुए। सो आई एम रियली ग्रेटफुल। बल्कि मैं तो एहसानमंद हूँ पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का कि जो भी हमें मिला है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, बट उसमें अपने लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत कुछ रिकॉर्ड किया है, कंपोज किया है, इंशाल्लाह प्रोसेस में है, लेकिन इतनी सारी चीज़ें और शुरू हो गई हैं ज़िंदगी में। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट मीडियम है जो लोगों के साथ जोड़ता है और जो एक रिकग्निशन भी अल्लाह ने दी है। तो इसको लेके चलना है इंशाल्लाह बहुत जल्द। कोशिश तो थी इस रमज़ान की, और अभी भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ वो मैं शेयर करूँगा इंशाल्लाह। जब से ये कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है तब से सारी हमारी ऑडियंस भी मुंतज़िर है कि आप हमें भी कुछ सुनाएंगे। तुम चाहेंगे आप हमें कुछ सुनाएंगे? मेरे भाला हो, मेरे भाला, मेरे भाला, भटके हुए इंसान को तूने रहमा से मिला दिया। भटके हुए इंसान को तूने रहमा से मिला दिया। माफ किया, एहसान किया तूने, ऐसा कुर्बान किया। माफ किया, एहसान किया तूने, ऐसा कुर्बान किया। तूने दिल का अंधेरा दूर किया, आंखों का ऐसा नूर दिया। तूने दिल का अंधेरा दूर किया, आंखों को ऐसा नूर दिया। तूने मेरे गुनाहों को, मेरी गफलत को ऐसा दूर किया। मैं तेरा शुक्र करूं मौला, मैं तेरा जिक्र करूं मौला। मैं तेरा शुक्र करूं मौला, मैं तेरा जिक्र करूं मौला। मैं तेरा शुक्र करूं मौला, मैं तेरा जिक्र करूं मौला। मैं तेरा शुक्र करूं मौला, मैं तेरा जिक्र करूं मौला। ओ मेरे मौला।
वाह वाह, सुभान सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया नजम हमसे बात करने के लिए। अमेरिका से, कनाडा से ख़ास तौर पर इन्होंने हमें ज्वाइन किया था। और आपने प्रोफेसर साहिबान देखा ही है, हमारे गुलकार भी हैं, नात खां भी हैं नजम, उनको तो सारी दुनिया सुनती आई है। कोई पैगाम आप भी आज के रोज़ की मुनासबत से देना? बस आज के रोज़ की मुनासबत से यही पैगाम दूंगा कि नेकी में मुसाबकत करें, नेकी में एक दूसरे के साथ मुकाबला करें, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करें, जन्नत के और अल्लाह के करीब जाने के लिए। दुनिया की दौलत और हवस की कोई हद नहीं है, कोई हद नहीं है। जितना आगे चले जाएंगे भूख बढ़ती चली जाएगी। वाह, प्रोफेसर साहब आपका क्या मैसेज है आज के दिन के हवाले से, जो खास तौर पर जो टॉपिक हमने पूरा टाइम डिस्कस किया, कैसे कंक्लूड करेंगे? दो बातें मैं क्विकली करना चाहूँगा। नंबर वन, कभी किसी को जज ना करें, ये बात बड़ी अहम है। वो कौन सा लम्हा इनकलाब है जब आप तब्दील हो जाएं, यू नेवर नो। तो ये एक तो मैं नजम भाई भी, क्योंकि हम देख रहे थे और सुन रहे थे, तो नजम भाई जैसे लोग बड़े हमारे लिए रोल मॉडल्स हैं इन दैट सेंस। दूसरी बात ये है कि ज़िंदगी अपने महासिन पर, अपने एट्रीब्यूट्स पर जी जाती है, दूसरों के एट्रीब्यूट्स पर नहीं जी जाती। जब आप अपने ऊपर रिलाय करेंगे, और अपनी ज़ात पे रिलायंस एक दर्जे पे रब ताला पे रिलायंस है, क्योंकि आपको वो सलाहियत रब ने दी हुई है जिस पे आपने रिलाय करना है, तो आप हसद के दरवाजे से निकल आएंगे। और हसद के दरवाजे को जब आप बंद करेंगे तो आप एक पॉजिटिव लाइट में जिएंगे और ज़िंदगी बहुत आसान और ख़ूबसूरत हो जाएगी। अरे वाह, बड़ी खूबसूरत बात की और बड़ा ही खूबसूरत मैसेज भी दिया। अब हम चाहेंगे मोहम्मद नवीद अकरम साहब से हम कोई नात सुने जी। मैं किस तगासा के टाइम भी ऐसा जी ज़रूर। झुकी हुई ये जबी है हुजूर देखे ना, झुकी हुई ये जबी है हुजूर हमारा कल बेहज़ी है हुजूर देखे ना, किसी का कोई तो होता है, इतने किसी का कोई तो होता है, इतने लोगों में हमारा कोई नहीं है हुजूर देखे ना, हमारा कोई नहीं है हुजूर देखे ना, हमारी आँख में खुशियों का रक्स होता था, अब इनमें दर्द मकी है हुजूर देखे ना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। मोहम्मद नवीद अकरम साहब ने गुलहाए अक़ीदत पेश किए। प्रोफेसर साहिबान, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आज हमने अपने टॉपिक पर डिटेल में डिस्कशन की है। कुछ ही देर में जी कराची में भी आज़ान हो जाएगी, रोज़ा अफ्तार हो जाएगा वहाँ पर भी। आज के खैर रमज़ान से हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।